सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एन्युटी। एन्युटी का पहले सबसे पहले आप बेसिक डेफिनेशन देख लो। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब एक प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो समझो, उससे अपन प्रॉपर एन्युटी को समझने वाले हैं। ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं कि राघव हमारे पास है। राघव को एक गाड़ी खरीदनी। वो गाड़ी कौन सी है? फरारी। बोलता है कि राघव भैया मेरे को फरारी की सवारी करनी। क्या करनी है? फरारी की सवारी करनी है, मेरे को फरारी गाड़ी लेनी है। अब राघव गया फरारी के शोरूम। ठीक है, राघव कहाँ गया? फरारी गाड़ी लेने फरारी के शोरूम में गया। ठीक है, अब फरारी की जो कीमत है, समझ में आ रही है? फरारी की जो कीमत है वो लगभग समझ लो 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़ की कीमत है। राघव के पास बहुत पैसा है। ठीक है, फिर भी फिर भी राघव यहाँ पे भी अपनी बुद्धि लगाएगा। देखो, फरारी की कीमत कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन राघव फरारी जब खरीदने के लिए गया ना, राघव फरारी खरीदने के लिए जब गया तो वो सिर्फ 50 लाख रुपीस लेके गया। कितने रुपीस लेके गया? 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपया लेके गया। ठीक है, अब फरारी की कीमत तो 1.5 करोड़ है भैया। लेके गया 50 लाख रुपया, बाकी का 1 करोड़ कौन देगा? अब बाकी का जो 1 करोड़ रुपया है वो राघव को कोई भी सॉरी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक देगा। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो। राघव को 1 करोड़ रुपया कौन देगा? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक 1 करोड़ रुपया राघव को देने वाला है। अब राघव को अगर 1 करोड़ रुपया वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देने वाला है, ऐसे ही तो देगा नहीं, उसको भी तो रिटर्न में कुछ चाहिएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि राघव उसका रिश्तेदार लगता है। रिश्तेदार लगने से भी ऐसे नहीं देगा। ठीक है, तो राघव से वो क्या चार्ज करने वाला है? इंटरेस्ट। उस पे लगने वाला है इंटरेस्ट। ठीक है, बट अपन अभी बात इंटरेस्ट की नहीं करेंगे। ठीक है, अपन अब बात करेंगे कि भैया राघव ने 1 करोड़ रुपया लिया। ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको बोल रहा है कि आप एक काम करो, आराम से पैसा देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप पैसा मेरे को देना। ठीक है, आप जो पैसा दोगे ना उसको देना ईएमआई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में देना? ईएमआई। ईएमआई के फॉर्म में आप मेरे को देना। इसको बोलते हैं अपन क्या? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बैंक ने बोला राघव भैया आप एक काम करो, एवरी मंथ 90,000 करके, एवरी मंथ 90,000 करके आप ईएमआई देते जाओ। ठीक है, कब तक? टिल 15 ईयर्स तक। कब तक? टिल 15 ईयर्स तक। समझना इस चीज को। एवरी मंथ, एवरी मंथ एक फिक्स्ड डेट चुना जाता है। ठीक है ना, जब भी आप किसी भी टाइप का लोन ले रहे हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, एक फिक्स्ड डेट, या तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से ले रहे हो उनका एक फिक्स डेट होता है। अगर उनका नहीं हुआ तो वो कभी कभी फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप अपने हिसाब से एक डेट फिक्स कर दो। मान लो कि हर महीने की 5 तारीख को आप ईएमआई देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो एवरी फिफ्थ ऑफ योर मंथ 90,000 रुपीज कटते रहेगा। ठीक है, 90,000 रुपीज हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से निकलते जाएगा। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे चीज को समझना, अगर मैंने 90,000 बोला है ना, तो एवरी मंथ मतलब वही 5 तारीख को 90,000 ही निकलेगा। अगर वो 91,000 हो गया या 92,000 हो गया, या समझ लो एवरी मंथ नहीं होके एक महीना दिया, 2 महीना छोड़ दिया, फिर तीसरे मंथ पे मैं दे रहा हूँ, ऐसा हो गया तो वो कभी भी एन्युटी नहीं रहेगा। एन्युटी होने के लिए क्या होगा? फिक्स्ड डेट, मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड फिक्स अमाउंट। क्या लिखा हुआ देखो अब, इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अमाउंट भी फिक्स चाहिए और इंटरवल भी हमारा क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एन्युटी। क्लियर है? अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया वो तो समझ लो ईएमआई का मतलब मंथली का हो गया। इट डिपेंड्स कि समझ लो अलग अलग टाइप का चीजें होते हैं। समझ लो लाइफ इंश्योरेंस है,
लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम करवाते हैं, तो वो मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट फिक्स, इंटरवल भी हमारा क्या रहेगा, फिक्स। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर पेमेंट चेंज हुआ, मतलब पेमेंट का जो अमाउंट है वो चेंज हुआ या इंटरवल चेंज हुआ, वो कभी भी एन्युटी नहीं रहेगा। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब 15 साल तक राघव क्या करेगा, 90,000 रुपीज करके ईएमआई देते रहेगा एवरी मंथ। हाँ, ये अलग बात है कि बीच में अगर राघव के पास कभी पैसे आ गए कि भाई अब मतलब फालतू का क्यों इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब इकट्ठे हो चुके हैं पैसे, तो उस जगह पे उस ईएमआई को या उस लोन को वो क्लोज करवा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो ये कहानी थी आपकी एन्युटी की। क्लियर? इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं एन्युटी। अब बात करते हैं चैप्टर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक होगा रेगुलर एन्युटी के ऊपर और एक होगा आपका एन्युटी इमीडिएट के ऊपर या एन्युटी ड्यू बोल लो उसको। इन दोनों चीज के ऊपर होगा। पहले इन दोनों के फॉर्मूले के ऊपर निपटा लेते हैं। देखो, जब रेगुलर एन्युटी का बात करते हैं, रेगुलर एन्युटी का बेसिक मतलब क्या हो गया, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ए पीरियड, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड, when first payment, when first payment is made at the end of period। ठीक है? उसको बोलते हैं अपन क्या, रेगुलर एन्युटी। नॉर्मली रेगुलर एन्युटी जो होता है, नॉर्मली रेगुलर एन्युटी लोन के केसेस में यूज होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मली, नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉर्मली रेगुलर एन्युटी यूज होता है लोन के केस में। अब यहाँ पे चीज को समझना, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड का मतलब क्या हो गया कि समझ लो आज हो रही है 10th of January, ठीक है? मान लो कि मैं एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक बाइक खरीदने के लिए गया, ठीक है? उसको भी मैंने लोन पे लिया, उसकी ईएमआई समझ लो बन रही है मंथली 5,000 रुपीज करके। ठीक है? तो मंथली 5,000 रुपीज करके जो मेरी ईएमआई बन रही है, अब वो जो उसका पहला पेमेंट होगा, वो पहला पेमेंट मेरे को आज देने की जरूरत नहीं है। समझ लो एवरी फिफ्थ मेरे अकाउंट से निकलते जाएगा पैसा। ठीक है? तो फर्स्ट जो 5,000 रुपीज होगा, तो वो मेरे को आज के आज देने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपीज मेरे को एक पीरियड खत्म होने के बाद में, मतलब ये मंथ खत्म होने के बाद में, जो नेक्स्ट मंथ पे मैं एंट्री लूंगा, डेट इज फेब्रवरी, फेब्रवरी का फिफ्थ को मेरे को देना है फर्स्ट ईएमआई। ठीक है? जहां पे मेरे को एक टाइम पीरियड मिल जाता है, एक समय मिल जाता है कि भैया मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ। क्लियर ये चीज? अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा तो भैया आज 10 जनवरी है, समझ लो आपकी डेट फिक्स हुई है 12 तारीख के, मतलब ट्वेल्थ, एवरी ट्वेल्थ ऑफ द मंथ। ठीक है? तो एवरी ट्वेल्थ ऑफ द मंथ अगर यदि फिक्स हुई है, तो नेक्स्ट अभी जो ट्वेल्थ आने वाली है उसमें मेरी ईएमआई नहीं निकलेगी, उसके जगह नेक्स्ट जो फरवरी में ट्वेल्थ आएगी उसमें निकलेगी, बिकॉज मेरे को भी एक समय चाहिए होगा कि ताकि मैं 5,000 रुपीज अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लो। इसी को बोलते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड, मतलब कुछ समय दिया जाता है कि आप पैसे पहले इकट्ठे कर लो, उसके बाद में आप पहली ईएमआई दे देना। क्लियर ये चीज? तो ये केस होता है अपना रेगुलर एन्युटी का। अब दूसरा केस होता है हमारे पास इमीडिएट एन्युटी में। इमीडिएट एन्युटी, इसको हम लोग ड्यू भी बोलते हैं, एन्युटी ड्यू या इमीडिएट एन्युटी। अब इस पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे समझो, ये नॉर्मली यूज होता है इन्वेस्टमेंट के केस में। फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मली, नॉट ऑल द टाइम, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के केस में। अब जैसे कि समझो, मैं आज बैंक गया, बैंक वालों को बोला कि भैया एक काम करो, मेरे अकाउंट से आप एक काम करो, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दो। क्या खुलवा दो? रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? आरडी अकाउंट। ठीक है? एवरी मंथ मेरे अकाउंट से कितने पैसे जमा होते रहने चाहिए? 5,000 रुपीज। मेरे अकाउंट से आप एक काम करना, एवरी मंथ 5,000 रुपीज ऑटो डेबिट करते रहना, मेरे अकाउंट में इसको जमा करते रहना। देखो, दो टाइप के होते हैं, फिर से एक बार बता दो किसी को आरडी कर नहीं पता। एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, लमसम अगर जैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आपके पास है, वो इकट्ठा करो, जाके बैंक में डाल दो, 2 साल 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के आप 3 साल बाद में उसको निकाल लेना।
ठीक है, इंटरेस्ट कमा लेना उसके ऊपर। दूसरा, अगर यदि आपके पास एक बार में पैसे नहीं है तो थोड़े थोड़े करके आप अकाउंट में दे सकते हो, तो उसमें भी आप एक अमाउंट को फिक्स कर लो कि इतने तो मेरे अकाउंट, इतने तो मेरे हर महीना सेविंग्स हो ही जाता है। तो समझ लो 5,000 रुपीज आपका सेविंग्स हो गया। तो 5,000 रुपीज को आप उठाओ, एक आरडी अकाउंट खुला है उसमें डालते रहो। एवरी मंथ फिक्स डेट पे ये 5,000 रुपीज आपके अकाउंट से निकलते जाएगा इन योर आरडी अकाउंट। क्लियर है? बट यहाँ पे जो पहला पेमेंट करना होगा, पहला जो पेमेंट करना होगा वो आज के आज करना होगा। समझ लो आज मैं जा रहा हूँ आरडी अकाउंट खुलवाने, तो आज के आज मैं पहला पेमेंट अपना करने वाला हूँ। क्लियर ये चीज? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इमीडिएट एन्युटी। फिर जो दूसरा पेमेंट होगा वो जब एक पीरियड खत्म हो जाएगा, जो भी मेरी फिक्स डेट रहेगी उस डे को वो निकल जाएगा मेरे अकाउंट से, बट पहला पेमेंट मैं आज के आज करने वाला हूँ। क्लियर ये चीज? इसको बोलते हैं अपन क्या, इमीडिएट एन्युटी। जहां पे फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो ये कहानी आपका रेगुलर एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी, इन्हीं के ऊपर अपन पूरे एक्सरसाइज में सवाल करने वाले हैं, जो कि होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी के बारे में। फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझ लो आज आपने 10,000 रुपये अकाउंट में डाले, ठीक है, वो 3 साल के बाद में इंटरेस्ट लग के 15,000 रुपीज हो चुके। 3 साल के बाद में जो 15,000 रुपीज हुआ वो हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू, और आज आपने जो पैसे डाले हैं अकाउंट में वो हो गया आपके लिए क्या, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है चीज? ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का बेसिक फंडा। नेक्स्ट अपन समझते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू एन्युटी, ठीक है, जिसमें फ्यूचर वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया, फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू में मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फिर से बता देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया, जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। क्लियर ये चीज? दो तरीके से आप सोच सकते हो फ्यूचर वैल्यू को, फिक्स डिपॉजिट एग्जाम्पल में ले लो, या एक तरफ रिकरिंग डिपॉजिट एग्जाम्पल पे ले लो। फिक्स डिपॉजिट अगर आप एग्जांपल पे लेते हो, तो आज अपने अकाउंट में लमसम पूरा 10,000 रुपये डाला, 10,000 रुपये पे 3 साल के बाद में जो इंटरेस्ट होगा, मान लो 3 साल के बाद में इंटरेस्ट होने के बाद में वो बन चुका है 15,000 रुपीज। क्लियर है? तो 15,000 रुपीज आपके लिए क्या बन चुका है, फ्यूचर वैल्यू। या इस तरीके से भी सोच सकते हो कि एवरी मंथ आप अकाउंट में 3,000 रुपीज करके अपने अकाउंट में डालते जा रहे हो। 3 साल के बाद में आप जो पूरा एक बड़ा अमाउंट आप लेने वाले हो वो हो जाएगा आपके लिए क्या, फ्यूचर वैल्यू। बिकॉज 3,000 रुपीज आज अपने अकाउंट में डाला, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3,000 रुपीज होगा, उसके ऊपर फिर कुछ इंटरेस्ट, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो वो जो सिक्वेंस ऑफ पेमेंट आप करते जा रहे हो वही एट द एंड लम सम में जब एक बार में आप उठाओगे उसको बोलते हैं अपन फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि आज आप जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, आज आप जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हो वो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। या अगर यदि आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोचना है कि 5,000 5,000 5,000 करके आपने 3 साल तक बैंक अकाउंट में डालते रहे, और फ्यूचर में जाके कुछ एक बड़ा अमाउंट मेरा बन गया, ठीक है, जो फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट बनेगा उसकी वर्थ आज क्या है उसको बोलते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू। 5,000 करके आपने बैंक में डाला, इंटरेस्ट भी लग रहा है, 3 साल के बाद में मान लो 5,012 है तो 60 180, तो करीबन समझ लो 2,40,000 50,000 के आसपास आपको इंटरेस्ट लग के पैसे मिलने वाले। तो फ्यूचर में 2,40,000 50,000 होगा, ठीक है, बट वही 2,40,000 की वर्थ प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू या कैपिटल वैल्यू। बेसिकली प्रेजेंट वर्थ बतानी है उस 2,40,000 के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे फिर दोबारा आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला पहले भी कराया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁴n। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मल्टीप्लाई कर दो, पीछे जाना है तो फ्यूचर वैल्यू से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। बोलो कोई इश्यू इसके अंदर? ये कहानी है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीवी। क्या बोलते हैं इसको, एनपीवी। यहाँ पे 3 फैक्टर हमारे पास है, एक कैश इनफ्लो, एक कैश आउटफ्लो और एक डिस्काउंट रेट। कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया कि कितना पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, कितना पैसा आपके बिजनेस पे आ रहा है। जो पैसा आ रहा है
वो हो गया इनफ्लो। जो पैसा जा रहा है वो हो गया आउटफ्लो। जो आ रहा है इनफ्लो, जो जा रहा है वो आउटफ्लो। आने वाला पैसा कैसा कैसा हो सकता है, सेल्स हो सकता है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो हो गया आपका इनफ्लो। आउटफ्लो में आपके पास क्या क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है, उसके अलावा आपका रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये हो गया कैश आउटफ्लो। क्लियर ये चीज। फिर तीसरा चीज एक आता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या हो गया, किसी भी इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उसके बिजनेस से। मतलब एक बिजनेस मैंने किया भाई, और मेरा एक खुद से एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि भाई इस बिजनेस से मैं साल के 20% अर्न करने वाला हूँ, तो वो वाला जो 20% होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। क्लियर ये चीज। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जब मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जितना भी कैश आया, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, जितना कैश गया। ऑब्वियस सा बात है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करने पे एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो क्लियर है बिजनेस प्रॉफिट में, एनपीवी अगर नेगेटिव पे है तो बिजनेस क्या है, लॉस में। खत्म कहानी। इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट कुछ टाइप के एन्युटी है जो ऑलरेडी हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं, रेगुलर एन्युटी और एन्युटी ड्यू कर चुके हैं। बट कुछ और टाइप्स की भी एन्युटी होगी, एक बार देख लेते हैं ताकि एमसीक्यू में कोई इशू नहीं हो। एन्युटी सर्टेन बेसिकली वही है जो हम लोग रेगुलर एन्युटी में करते हैं, कि मतलब इसमें जब एन्युटी स्टार्ट होती है उसका डेट हमें पता होता, और जब एंड होने वाली होगी तब भी उसका डेट मेरे को पता है। दोनों डेट जब पता होते हैं उसको बोलते हैं क्या, एन्युटी सर्टेन। क्लियर ये चीज। समझ लो, मैंने आज मोबाइल खरीदा, उसको ईएमआई में लिया, 2 साल का आईफोन खरीदा, ठीक है, और 2 साल की ईएमआई में उसको ले लिया। और समझ लो उसकी फर्स्ट डेट मेरी स्टार्ट हो रही है 5 फरवरी 2024, ठीक है, और जो उसकी आखिरी डेट होगी वो होगी 5 फरवरी 2026। तो स्टार्टिंग का डेट भी मेरे को पता है और एंडिंग का डेट भी मेरे को पता है। उसको बोलते हैं एन्युटी सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंटिंजेंट एन्युटी। कंटिंजेंट एन्युटी में बेसिकली क्या होता है कि आप समझ लो, किसी भी एन्युटी का आपको स्टार्टिंग डेट पता है, आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, जमा करते जा रहे हो फिक्स अमाउंट, जमा करते जा रहे हो, फिक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, स्टार्टिंग डेट आपको पता है। बट जो एंड होने वाला है ना, वो एग्जैक्टली फिक्स डेट आपको अभी तक पता नहीं है, बिकॉज वो जो है वो डिपेंड करता है किसी इवेंट पे, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने के ऊपर वो एंडिंग डेट डिपेंड कर रही है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पेरेंट्स अपने बच्चों की मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब मैरिज का एग्जैक्ट डेट तो पेरेंट्स को पहले से पता नहीं होता ना कि इसी डेट को मैरिज फिक्स हो गई, ऐसा तो श्योरिटी रहता नहीं है। तो जब हम लोग को फिक्स डेट पता नहीं है एंडिंग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट एन्युटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एन्युटी विच कंटिन्यूस फॉर एवर, हमेशा के, स्टार्टिंग तो फिक्स्ड है लेकिन हमेशा के लिए चलती जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बोल सकते हो, आप पेंशन इनकम बोल सकते हो, ठीक है, रेंटल इनकम भी बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आज एक घर बनाया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, रेंट पे चढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय बाद में जब डिपेंडिंग ऑन द डिमांड की उसकी रेंट ऊपर हो सकती है, लेकिन कुछ अमाउंट तक तो फिक्स ही, कुछ समय तक तो फिक्स ही रहेगा। अब उसको क्या है कि मैंने स्टार्ट कर दिया, फिक्स रेंटल इनकम मेरी आनी शुरू हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे बाद में मेरे जो समझ लो क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस रहेंगे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया वही, उसको कंटिन्यू कर रहे, कंटिन्यू कर रहे, लेकिन वो कब खत्म होने वाला किसी को कोई आइडिया नहीं है। उसी तरीके से पेंशन ले लो, रिटायर होने के बाद में इंसान को पैसा मिलना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट से, ठीक है, लेकिन वो कब खत्म होने वाला पता नहीं, बिकॉज जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक उसको पेंशन मिलते जाएगा। क्लियर ये चीज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परपेचुइटी विच कंटिन्यूस फॉर एवर। फिर एक आता है हमारे पास डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है कि समझ लो किसी भी टाइप का आपने बिजनेस लोन लिया, ठीक है, बैंक ने आपको किसी भी टाइप का बिजनेस लोन दे दिया। अब उसकी जो पहली ईएमआई होगी ना, पहली ईएमआई को आप डेफर कर सकते हो। मतलब बैंक आपको थोड़ा बहुत समय देता है कि भैया आप पहले थोड़ा सा बिजनेस को चला लो, आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, पैसा कमाना शुरू कर दे, उसके बाद में आपकी ईएमआई शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ पीरियड ऑफ टाइम को आप डेफर कर देती है बैंक,
ठीक है। हाँ, उस पर इंटरेस्ट लगता है वो अलग बात है, बट स्टिल बैंक उसको कुछ समय तक क्या कर दिया, डेफर कर दिया, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया। डेफर इज नथिंग बट पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन कर देती है ताकि आप कुछ समय बाद में पैसे लौटा दो। एक और अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में समझ लो 4 साल तक का आपने लोन लिया, 4 साल तक आपने पढ़ाई वढ़ाई की, उसके बाद में क्या होता है कि बैंक आपको समय देता है कुछ 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक का समय देता है कि भाई आप एक काम करो, अच्छे से नौकरी वोकरी कर लो, पहले पैसे वैसे जमा कर लो, जब एक बार में आपकी इनकम आनी शुरू हो जाए उसके बाद में आप पैसे लौटाना शुरू कर देना। उसको बोलते हैं क्या, डेफर्ड एन्युटी, जहाँ पे आप किसी भी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो। तो ये प्रकार के कुछ हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ एन्युटी। क्लियर ये चीज, दिक्कत इसके अंदर? तो एक बार फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर 1 + i⁻n -1, ठीक है। आर का मतलब होता है एन्युटी, क्या बोलते हैं आर को, एन्युटी, या बोलो इक्वल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगा। आई का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली इट विल बी R/100, ठीक है। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने जो पोर्शंस लिखा है ना, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अच्छा बात क्या है पता, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना पोर्शंस है ना, उसका डायरेक्ट वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा। तुम लोग को बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है, लेकिन इसका कैलकुलेशन पे डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, अगर आपका स्कूल वाला थोड़ा सा दया आप लोग पे दिखाया तो, बिकॉज बोर्ड्स में मिलता है। 12th में जब परपेचुइटी, जब फ्यूचर में जब आप करोगे, ईएमआई से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स करोगे, तो बड़ा जो पावर्स का वैल्यू होगा, जो या लॉगरिथम वाला जो वैल्यूज होगा, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो वही अनुमान लगा के मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको स्कूल में देना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोलते हैं ब्रैकेट वाले पोर्शन को। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर आर 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय आई। क्लियर इचेस, इसको बोलते हैं ब्रैकेट में जो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। देखो, सिचुएशन दो टाइप का क्रिएट हो सकता है, या तो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा पोर्शन है वो आपको डायरेक्टली दे दे, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में भी, लिखा रहेगा यूजिंग एन्युटी टेबल, ठीक है, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस वैल्यू नहीं मिला, तो एट दी एंड आपको जो पावर वाला जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का भी अगर लॉगरिथम से कैलकुलेट करना पड़ा तो लॉग का भी वैल्यू आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्लियर एजेस, उसमें कोई इशू नहीं है, वैल्यूज को लेकर टेंशन मत लो, मिल जाएगा, ठीक है। मेन चीज है यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना, कि भैया जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है ना प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू पे रेगुलर इन्वेटिव पूछ रहा है ना इमीडिएट इन्वेटिव पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे रेगुलर पूछ रहा है ना इमीडिएट पूछ रहा है। इमीडिएट पे तो अभी हम लोग नहीं आ रहे, नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में रेगुलर पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज से, यदि एक्सरसाइज 14.3 है एनवीटी का, जिसमें आपको सवाल क्या दिया हुआ है, find the amount of an annuity of rupees 800 payable at the end of each year for 3 years if money is worth 8% per annum compounded annually। तो यहाँ पे सिनेरियो देखो क्या दिया हुआ है, एन्युटी का वैल्यू आपके लिए क्या है, 800 रुपया। 800 रुपया पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितना साल के लिए, फॉर 3 इयर्स के लिए। तो आर का वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, 800, ये हो गया एन्युटी।
ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। अमाउंट का मतलब क्या होता था? फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट का मतलब क्या होता था? फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट के लिए हम बोला भी था, अमाउंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल वैल्यू। और अमाउंट का दूसरा नाम क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है? तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, ठीक है, ऑफ रुपीज 800 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है? फ्यूचर वैल्यू। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है? 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक है। तो बेसिकली आई का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देता है। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/100 दैट इज 0.08। क्लियर? तो फॉर्मूला अगर लगाते हैं क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई आई 1 + i⁻n -1। तो आर का वैल्यू कितना है? 800 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू 0.08। फिर 1 + 0.08 -1। तो 800 डिवाइडेड बाई 0.08 कितना हो जाएगा? 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 1.08 × 3 -1। क्लियर है चीज? कोई इशू इसके अंदर? चेक कर लो एक बार। ठीक है, बोलो। ये 0.08 था आपका 1 + 0.08 होल क्यूब -1 के नीचे होना चाहिए था ना? कौन सा? मतलब आर के नीचे आ गया है ना? बात तो एक ही है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 0.08, ठीक है, 10,000। तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1.08। अब यहाँ पे देखो पावर 3 है ना, अगर टू द पावर 6 होता है, बड़ा वैल्यूज कुछ होता है, डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाता है। कैलकुलेट करने में जो वैल्यू आएगा वो सीधा मिल जाएगा। अब इसको किस किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो? लॉग का यूज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में को वैल्यू मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 1.08 × 3 है ना, तो 1.08 पावर 3, तो 1.259। 10,000 इंटू 1.2597 -1। तो 0.25971 इंटू 10,000, 0.25971 तो कितना आ जाएगा? 2597। ठीक है, ये आ गया आपके लिए फ्यूचर वैल्यू। आंसर क्या दिया हुआ है? 2,600 रुपीज दिया हुआ है ना, तो लगभग 2,600 रुपया। हम बोले थे लगभग कैलकुलेशन में थोड़ा सा इश्यू आएगा। क्यों आएगा? देखो, बुक में जो वैल्यू दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया हुआ लॉग से। ठीक है, लॉग से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो 2597.1 विल बी द वैल्यू। क्लियर है? कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, मेन मुद्दा ये है कि क्वेश्चंस को समझना, गिवन कंडीशंस को समझना। कैलकुलेशंस इसमें इशू नहीं है, कैलकुलेशंस हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। मेन है क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नंबर 2 पे देखो, डायरेक्टली लोग क्या बोल दिया? फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल। यहाँ पे सीधा आप एन्युटी टेबल का यूज कर लो। ठीक है, तो इस पे गिवन कंडीशंस क्या क्या दिया हो आपको? द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज। अगेन अमाउंट ऑफ एन एन्युटी मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है। और एन्युटी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 2,000 रुपया। पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर 2 years। यहाँ पे चीज को समझना, पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर 2 years इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% दिया हुआ, आधा हो जाएगा 5%, मतलब 0.05। क्लियर ये चीज? अब इसको सुंदर से लिखना है बिकॉज एन्युटी टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, आर को बाहर ही रखो। 2,000 1.05 टू द पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। अब एन्युटी टेबल ओपन कर लो, आपके बुक में है पीछे। एक मिनट।
चेक कर लेते हैं एक बार। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट ऑफ एन्युटी, ये रहा। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी अपना किस परसेंट के लिए निकालना है अपने को? 5% के लिए। तो मेरा है पेज नंबर 617 पे। जिसका नया बुक होगा उसका में भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू इस पे मेरा आ रहा है टू द पावर 4 के लिए 0.05, 4.3101, ठीक है। देखो एक टेबल होगा जहां पे अमाउंट ऑफ एन एन्युटी लिखा होगा 2% टू 5% लिखा हुआ है। अपना वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, अपना वैल्यू क्या है? 0.05, 0.05 है ना। तो 0.05 एकदम आखिरी में लिखा हुआ, देखो लास्ट में 0.05 है, 5% है, देखो मिल गया। 5% एन का वैल्यू क्या है? 4। 4 का कॉलम में जाओ और 0.05 पे जाओ, आपको वैल्यू मिलेगा 4.3101। तो ये पूरा वैल्यू हो गया 4.3101, इंटू कर दो 2000 से। आया बात समझ में? तो इंटू करने पे आपके पास आंसर कितना आएगा? 4.3101 मल्टीप्लाई बाई 8620 एक बार चेक करो आंसर कितना है। आंसर एक बार चेक करो। 8620.2, यही आंसर है। 8620.2। अभी बात समझ में? आपको क्या मिल जाएगा एग्जाम में? बात समझ में आ रहा है आपको? ये वाला वैल्यू एग्जाम में मिल जाएगा 4.3101। क्लियर है? एनवीटी टेबल पे अपन गया लास्ट में, बिकॉज मेरा बुक पुराना वर्जन वाला है, ठीक है ना। तो जिसके पास नया वर्जन है वो अपने हिसाब से पेज नंबर चेक कर लेना। ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। अपना 5% था तो यहाँ पे रेंजेस भी लिखा हुआ है 2% टू 5%। तो 2% टू 5% वाले पेज में देखना, ठीक है। लास्ट में 0.05 होगा कॉलम में, उस पे जाना और एन का वैल्यू देखो कितना अपने को दिया हुआ है 4। तो 4 पे जाके चेक कर लो, एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? ये था क्वेश्चन नंबर 2। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नहीं स्कूल वाला नहीं देगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास क्या दिया हुआ है? Find the amount of an annuity of rupees 1500 payable at the end of every 3 months for 1 year if money is worth 12% per annum compounded quarterly। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, आप लोग कर लोगे। मैं खाली बेसिक कंडीशंस लिख देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है। एन्युटी कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स फॉर 1 ईयर, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 क्वार्टरली बोल रहे हैं। और आई कितना हो जाएगा? 12% है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना होता है? 3%। तो 0.03। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What sum of money must be deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get 10,000 at the end of 5 years if bank pays interest 8% per annum compounded annually? What sum of money must be deposited in a bank? तो बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया। चीज को समझना। What sum of money must be deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get 10,000 at the end of 5 years if bank pays interest 8% per annum compounded annually? एक मिनट, ठीक ही है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली
इस क्वेश्चन को चाहे तो अपन इमीडिएट एन्युटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो इस तरीके से। 10,000 रुपया, ठीक है ना, 10,000 रुपया आपके पास इकट्ठा हो गया है। बात समझ में आ रहा है? 10,000 रुपया 3 साल के अंदर आपके पास इकट्ठा हो चुका है। 3 साल के अंदर 10,000 रुपीज आपके पास आ गया। अब वो जो 10,000 रुपीज है ना, उसको फर्दर उसको फर्दर आपको आगे इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए। सवाल ये है, ठीक है, सुनो। What sum of money must be deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get 10,000 at the end of 5 years? If bank pays interest 8% per annum compounded annually, ठीक है। देखो, मान लो, let R be the amount deposited every year, ठीक है। तो अमाउंट जो आपका बनेगा वो क्या होगा, R इंटू 1.08 पावर में क्या हो जाएगा, कितने साल के लिए, 8, समझ में आ रहा ना, 8% दिया हुआ आपको, ठीक है। 1.08 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? अब एकदम ध्यान से समझना है इस चीज को। ये जो मैंने सिचुएशन लिखा है ना, ये अभी तक किसके लिए, 3 साल के लिए। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा सिचुएशन किसके लिए है, 3 साल के लिए। 5 साल के बाद में एक्चुअल में कितना हो रहा है, 10,000। ये 3 साल का सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन मैंने अभी तक लिखा है, ये किसका सिचुएशन है, ये 3 साल का सिचुएशन है। अब इसके ऊपर और 2 साल के लिए मेरे को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन 5 साल के बाद में जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है वो कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया। अब 5 साल का जब बात करेगा ना, 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास पैसा है, इसके ऊपर फर्दर 2 साल तक क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल तक अगर इंटरेस्ट लगेगा तो क्या होगा, 1 + 0.08 टू द पावर 2। अब हम तुम लोग को सिचुएशन समझाते हैं, देखो। ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, ये तुम्हारे लिए क्या बन चुका, अब प्रिंसिपल नहीं बन गया, ये अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो ए इज इक्वल टू क्या क्या पढ़ा, P1 + I टू द पावर n। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्लियर है? कुछ पैसा रखा, कुछ साल के अंदर में कितना हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या क्रिएट किया, ये पी को निकालने का कोशिश किया, प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने का कोशिश किया। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने का कोशिश किया। तो ये मेरे पास जो आया ना, ये हो गया तुम्हारे लिए क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसको फर्दर तुम और लगा दो बैंक के अंदर, ठीक है। उस पर जब इंटरेस्ट जुड़ेगा तब जाके मेरे को कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया। पूरा सिचुएशन अभी समझ में आया नहीं आया, अभी भी क्लियर नहीं है। हम लोग को बेसिकली यूज करना है ये अमाउंट वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला वाइज हम बता रहे हैं, ऐसे तो लॉजिक वाइज तो बहुत इजी है। फॉर्मूला वाइज अगर समझता है तो ए इज इक्वल टू पी 1 + I टू द पावर n, ये बेसिकली लास्ट में हम लोग को लगाना है। 5 साल के बाद में हमको मिलने वाला है कितना, 10,000 रुपया। लेकिन अभी तक मेरे को प्रिंसिपल का कोई अता पता भी नहीं है, प्रिंसिपल क्या है। लेकिन मेरे को ये सिनेरियो के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि कुछ पैसा बैंक में जा रहा है 3 साल तक, वो है फिक्स्ड अमाउंट। वो फिक्स अमाउंट को हम मान लिया क्या, आर। वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कितने साल तक जा रहा है, पहले बात तो 3 साल तक वो जा रहा है बैंक में। तो 3 साल तक वो जा रहा है, तो उसपे हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना, हाँ या ना। उसपे तो ऑब्वियस सा बात है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मेरे पास है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये क्या बन गया मेरे लिए, प्रिंसिपल। और आगे का 2 साल के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, 8% ही मिलेगा। और मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 5 साल के बाद में 10,000 रुपया। तो अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो आर का वैल्यू। खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये।
कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आर का वैल्यू आएगा इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिनेरियो आपके लिए क्या क्या बनेगा? 1.08 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.08। तो इसको मैं एक बार कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1.08 पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, तो ये आ गया 3.2464 इंटू 1.08 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.1664। अब इनको कैलकुलेट करेगा 3.2464, तो मेरे पास आ जाएगा r इंटू 3.7866। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 3.7866। 3.7 कितना आ जाएगा? 2640.89। लगभग यही आंसर है क्या क्वेश्चन नंबर 4 का? 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस हुआ होगा लॉगरिथम से। ठीक है, बाकी सिचुएशन समझ में है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने को क्या दिया हुआ है? फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये तो आसान क्वेश्चन है, इस पे तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, एन्युटी कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये आपको एन्युटी दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है? 5। आई का वैल्यू कितना हो गया? 0.4 ईयर्स दिया गया। ठीक है, आई का वैल्यू कितना हो गया? 0.08। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर। ठीक है, तो 5,000 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1.08 सीधा लिख देता है टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय। क्लियर? हालांकि ये पूरा वैल्यू तो तुमको ऐसे भी पीछे से मिल जाएगा। निकालो एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम, प्रेजेंट वैल्यू वाला पेज निकालो और 8% का पेज निकालो। प्रेजेंट वैल्यू और 8%, प्रेजेंट वैल्यू और 8%, ये रहा 8% पे हमको वैल्यू मिलेगा 5 पॉइंट, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स तो 4 है ना, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है। 3.3121। ठीक है, 3.5,031। क्लियर? मिल गया वैल्यू? तो इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 16,560.5। ठीक है, 1656 1656 जीरो भी तो होगा ना, 1656 हाँ। कोई दिक्कत इसके अंदर? इजी है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मिल जाता सब कुछ रेडीमेड। चलो, हाँ क्या बोला तुम? माइनस से क्यों फर्क? देखो पीछे जो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है ना, इसको कंसीडर करके, ये पूरा का पूरा कंसीडर करके कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब ये पूरा पोर्शन कैलकुलेट करके किया हुआ है, कंसीडर करके कैलकुलेट किया हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेसिकली इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। ये एक्चुअली में लिखा जाता है ऐसे, जो तुम्हारा फॉर्मूला बुक में अगर देखे तो इस तरीके से लिखा जाता है, एस एन बार डिवाइडेड बाई आई, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि तुम नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
एग्जाम में तुमको ऐसे ही देगा। अच्छा ये लिख देते हैं एक बार, छोड़ो साइड में हम लिख देते हैं इस तरीके से। एक मिनट। एग्जाम में तुमको इस तरीके से दिया रहेगा, ए एन बार डिवाइडेड बाई आई, ठीक है ना। इसका वैल्यू तुमको दे देगा 3.3121। तो इससे डायरेक्टली तुमको समझना है कि ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू दिया, समझा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। 6 नंबर पे अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹2500 पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 1.5 years इफ मनी इज वर्थ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी आपको दिया हुआ है कितना, 2500, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 1/2 मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 0. इफ मनी इज बट 12% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6% हुआ ना, तो 0.06। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। तो एन्युटी आपको सॉरी एन्युटी टेबल आपको यूज करने के लिए मना किया है, तो डायरेक्टली यूज करके लिख देना है। 0.06 भाई 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। हाफ ईयरली का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा नहीं करेगा, तो 6% हुआ ना, तो 6/100 कितना होगा, 0.06। क्लियर ये चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। तो सीधा फॉर्मूला लगाना, आंसर निकाल लेना। सर एक काम ठीक है। करके दिखा दूंगा। कौन सा, लॉग कैसे यूज करते हैं? इसमें लॉग यूज करना क्यों है तुमको, टू द पावर कितना है, 3 है ना, यूज तो करना क्या। हाँ So हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग यूज किए हैं किसको, आंसर को। तुमको वैल्यू मिल जाएगा, फिर से समझो, वैल्यू तुमको मिल जाएगा एग्जाम में, समझ में आया। जैसे टू द पावर जो भी रहेगा ना उसका वैल्यू समझ लो। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिया हुआ रहेगा तुम्हारे पास, 2500, ठीक है, 1 - 1 प्लस आई टू द पावर डिवाइडेड बाई आई। 2500 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट कितना है ये, 0. ठीक है, 1 - 1 प्लस टू द पावर 3, ये सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू है ये तुमको रेडीमेड मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये तुमको मिल जाएगा। ये मिला, तुम पुट करो, आंसर निकाल लो, खत्म। क्लियर। मतलब डायरेक्ट लॉग 3 into log ऐसे लॉगरिथम तुम लगा रहे हैं तो क्या होगा, लेट 1.06 टू द पावर 3 इज इक्वल टू वाई। लॉगरिथम तुम लगा रहे हैं तो लॉग वाई 3 लॉग, ठीक है। क्लियर। अब ये 1.06 का वैल्यू तुम निकाल लो लॉग टेबल से, तो 3 इंटू सम वैल्यू आएगा तुम्हारे पास, अभी भी हुआ नहीं है, तुमको तो y चाहिए ना, तो तुमको y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू। तो यहाँ पे तुम समझ लो कि कितना समय तुम्हारा जा रहा है। क्लियर है। तो ये हाँ, तो ये तुमको रेडीमेड वैल्यू मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लो, इससे बड़े तो वही करते हैं। समझा। ये मिलेगा नहीं तो एन्युटी टेबल से डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, उसका इशू नहीं है, ठीक है। हार्ड लक अगर रहा, अब स्कूल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक तो खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है, मिस्टर रोहित परचेज ए मोबाइल फोन पेइंग ₹5,000 कैश डाउन एंड प्रोमिस टू पे ₹1,500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 months फॉर नेक्स्ट 1 year। इफ द शॉपकीपर चार्जेस 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। अब एक चीज समझो यहाँ पे थोड़ा सा, मोबाइल खरीद चुका है,
मोबाइल जो है वो खरीद चुका है, मतलब आज के डेट में उसके पास मोबाइल है, तो वैल्यू कौन सा निकालना? प्रेजेंट वैल्यू। पहले तो ये समझो, समझ में? मोबाइल वो इंसान खरीद चुका है, तो वैल्यू कौन सा निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। ये बात समझ में आ रहा? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जब निकल जाएगा ना, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसके साथ आप एड अप कर दो कैश डाउन प्राइस को, ठीक है? उसको ऐड करोगे तब आपके पास आएगा एक्चुअल प्राइस उस मोबाइल फोन का। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, 20,000 क्या लिया था उसमें? फरारी का समझ लो एग्जांपल लिया, फरारी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। 1.5 करोड़ का समझ लो गाड़ी है, 50 लाख रुपए लेके गया डाउन पेमेंट के लिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए का क्या ले रहा है? लोन ले रहा है ना। 50 लाख रुपए क्या हो गया? डाउन पेमेंट हुआ ना, और 1 करोड़ का लोन लिया, तो फरारी का कीमत क्या बना? 1.5 करोड़ से ऊपर का बना ना, आया ना, इंटरेस्ट लग लगा के। वही सेम सिचुएशन इधर भी है। 20,000 का मान लो मोबाइल है, 5,000 रुपया वो पैसा लेके गया था, 15,000 रुपया का समझ लो वो क्या करवा लिया? लोन ले लिया। तो 15,000 रुपया इंटरेस्ट लग लगा के जब आएगा एक वैल्यू, उस पर 5,000 रुपया ऐड करो, वही तो एक्चुअल प्राइस होगा ना मोबाइल का। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? अब गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या क्या है? 5,000 रुपया कैश डाउन प्राइस है, इसको अभी रहने दो। 1,500 रुपया आपके लिए क्या है? एनवीटी। आर का वैल्यू हो गया 1,500। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, क्वार्टरली दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 4 लिख दो। और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3%, तो इट विल बी 0.03। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे, क्या जाएगा? सॉरी, आर 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर वन माइनस टू द पावर डिवाइडेड बाय, खत्म। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं, एनवीटी टेबल से निकालने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। 3% पे 4, चेक करो तो क्या दिया हुआ है। 4 पे 3.7171, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 1500 पे मल्टीप्लाई कर दो, 1500 इंटू 3.7171, कितना आ जाएगा मेरे पास? 1500 इंटू 3.7171, 5575.65, ठीक है, यही आएगा। अब इस पे आप ऐड कर दो, कितना रुपया? 5,000 था क्या? यस। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस विल बी 5575.65 प्लस 5,000, ठीक है, प्लस 5,000, so it will be 10,575.65। चेक कर लो एक बार आंसर। 560 है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्लियर है? लगभग आंसर सेम आ रहा अपना। ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई इशू इसके अंदर? चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट which requires an initial investment of 20,000, sorry, 2 lakh rupees, not 20,000, initial investment of 2 lakh, and it is expected to generate a net cash inflow of 80,000 at every 6 months for 2 years. Assume that the salvage value of project is 0 and the discount rate is 12% per annum. Basically बोल रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आप किसी भी बिजनेस पे कर रहे हो तो वहां पे आपको कितना पैसा लग रहा है? 2 लाख रुपया लग रहा है। क्लियर है चीज? उसके बाद में हर महीना, हर 6 मंथ्स पे आपको कितना मिलने वाला, कितना इनफ्लो आने वाला है?
80,000 रुपीज आपके पास आने वाला है। कितने साल तक आने वाला है? 2 साल तक आने वाला है, जिसपे आपको डिस्काउंट रेट कितना मिल रहा है? 12%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 12%। पहले तो इस सिनेरियो का आप क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? आज का वैल्यू आपका क्या आएगा पहले वो निकाल लो। ठीक है, तो आर आपको दिया हुआ है कितना? 80,000 रुपीज। एन कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स फॉर 2 years, मतलब एन का वैल्यू 4, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12%, तो 0.06। 80,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड मत ही करना, चलो एनुअल टेबल का यूज कर लेंगे। 1 माइनस 1.0 टू द पावर डिवाइडेड बाय 0. ठीक है, चेक करो एक बार कितना आ रहा है? 80,000 और 0.06 है ना? 3.4651, 3.46 इंटू 3.4651 कितना हुआ? 80,000 इंटू 3.277। तो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहा है, ये पैसा से 277 इससे इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकालना है ना, ये तो हो गया इनफ्लो, ये पैसा तो आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वो तो आपका जा चुका है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए क्या होगा? 277,208 में से आप कितना माइनस कर दो? 2 लाख माइनस कर दो, आपके पास क्या बचेगा? 77,208। बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या पड़ा था? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कितना पैसा, जो भी पैसा आ रहा है उससे माइनस कर दो जो पैसा आपका जा रहा है। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको क्या दिया हुआ है? For installation of a new machine, an investment of 7 lakh is required, which is expected to generate net cash inflow of 2,40,000, 3 lakh and 3,25,000 at the end of first, second and third year respectively. At the end of 3 years, the machinery can be sold for 1,50,000. Calculate the net present value of the investment if the discount is 18%. यहाँ पे मजेदार चीज क्या दिया पता है? Every year the amount is different. Every year the amount is डिफरेंट। तो हर एक का अलग अलग से अपने को क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर, तो सीधा सीधा कितना है? 2,40,000 है। 2,40,000 डिवाइडेड बाय, ज्यादा कर दिया क्या? नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18% है ना, तो 1 प्लस 0.18 टू द पावर 1। बोलो, ये समझ में आया? कितना लोगों को ये समझ में आया, कितना लोगों को नहीं आया? नहीं आया समझ में? थोड़ा सा याद करो, थोड़ा पीछे लेके जाता तुम लोगों को। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते थे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। आया ना? बेसिकली क्या हो गया? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, लिखते थे ना, यही है ना? तो इसके अंदर अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू से हम डिवाइड कर देगा किसको? तो पहला साल के लिए 2,40,000 है ना, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.18 ये जनरेट हो रहा है। तो इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगा लिखना है। ठीक है, एक ही बार में वैल्यू लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर कितना रुपया है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.18 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2। सेकेंड ईयर के लिए
नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 3,25,000 डिवाइडेड बाय 1.18 टू द पावर 3। क्लियर? पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.18 कितना आ जाएगा 20389.831। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 2,55,455.329। नेक्स्ट 3,25,000 1.64 ये हो जाएगा 1,97,805.876। ठीक है, 197 यहाँ। अब लास्ट में एक और चीज अभी भी है, सेल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ आपको 1.5 लाख। सेल्वेज वैल्यू मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्रैप मशीन को खरीदा तो। अब इन सारा वैल्यूज को आप एडअप कर दो। ये तुम्हारे लिए क्या कैश इनफ्लो है ना, ये तो अकाउंट, ये तो तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है, समझ में आया ना? ये क्या हो गया कैश इनफ्लो। तो कितना हो जाएगा 203,389.831 प्लस 215,455.329 प्लस 197,805.876 प्लस 1 लाख कितना आ गया 7,66,651। ठीक है, तो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 7 लाख का था ना, माइनस 7 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 66,000 बुक में कितना है 7,946। कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या? सर सेल्वेज वैल्यू क्या होता है? सर मेरा 7,667 आ रहा है। नहीं 7,66751। ये तो ठीक है, आपको लास्ट में क्या कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ द डिस्काउंट इज 18%। नेट प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख का ही है ना भाई। 66,510.36 ये तो ठीक है। अच्छा मेरा नहीं पर बुक में नहीं ठीक है, ये तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला ना, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? कंसोलिडेशन नहीं हो से to generate a kinetic cash flow at the end of 3 years the machinery can be sold for 1,50,000। 18%। तो 18% ही हम लोगों ने कंसीडर किया है ना, अच्छा हम लोगों ने 18% ही कंसीडर किया है। ठीक है, तो उससे माइनस किया तो इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? ये है। चलो, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना थर्ड एक्सरसाइज 14.3 जो था आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के ऊपर। नेक्स्ट क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे क्या? फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सेल्वेज बाय वैल्यू बाय। क्या होता है?